हुकूमत को इस तरह के चीज़ों का अंदाज़ा बखबर होती भी है और नहीं भी होती है जी। इसकी तैयारी सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, अदालती निज़ाम को करनी चाहिए, हुकूमत का काम नहीं है। एक बड़ा खुद मुख्तार आज़ाद हमारा मैकेनिज्म है इंसाफ का, ये उनका काम है कि वो इस तरह की चीज़ों को देखें। वो जहां बहुत सारे असखुद नोटिसेज लेते रहे, इसमें भी असखुद नोटिसेज ले लेते, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। या जो मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान में 54,500 केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं जी, जिसकी वजह से पाकिस्तान 139वें नंबर पे है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता था कि वो देखें, वो एक लाइन ड्रॉ करते कि हुकूमत को भी एडवाइस करते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत की कारकर्दगी की बात नहीं है। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखना चाहता है। अगर अस्करी क़यादत चाहती है कि उसके मामलात और मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जाएं या मिलिट्री कोर्ट में जाएं, तो इसी तरह सिविलियंस का भी राइट है कि वो चाहते हैं कि उनके मामलात इधर जाएं। ये डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे मजाज इदारे हैं उनका काम है कि वो डिटरमाइन करें। एक तरफ आप अगर हुकूमत को कहते हैं कि आप मईशत को ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, जमहूर के निज़ाम को ठीक करें, पार्लियामेंट को ठीक करें, और अगर हुकूमत कोई कानून साजी करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कंटेम्प्ट वो उसको स्टे ऑर्डर करवा देती है। सर, आज हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से यही बात की जा रही है कि मुल्क में दीगर केसेस क्या खत्म हो गए, इसको सुना गया था। लेकिन सर, क्या ये सवाल वैलिड नहीं है कि मुल्क में इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन और फौजदारी कवानीन जो है निहाल हाशमी साहब, सर क्या वो नाकाफी हैं, या उनके होते हुए ये मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, आप खुद भी कानूनदान है ना, तो एक वकील के तौर पे आपकी इस पे क्या राय है, क्योंकि आपकी पार्टी तो इसके हक में है। देखिए, मैं पार्टी को नुमाइंदगी करता हूं, मैं गवर्नमेंट की नहीं करता। मगर एक बात आपके रिकॉर्ड के दुरुस्तगी के लिए मैं अर्ज करूं, मोहतरम जनाब एहतजाज हसन और जनाब लतीफ़ खोसा साहब शायद उस वक्त मुल्क में नहीं थे, बीमार थे या बाहर चले गए थे जब पीटीआई की गवर्नमेंट में मासूम सिविलियंस को उनके बकौल ट्रायल किया जा रहा था मिलिट्री कोर्ट्स में। उस वक्त बाज़गश्त नहीं सुनी उनकी आवाज़, उनकी फंडामेंटल राइट्स उस वक्त याद नहीं आए, ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को याद आए, न किसी और को याद आए। चूंकि वो आम तबके के लोग थे, गरीब थे, चूंकि वो पिसे हुए लोग थे और वो बर्गर फैमिली के नहीं थे, वो एलीट क्लास के नहीं थे, तो किसी ने एक लफ्ज नहीं किया। मैंने दर्जनों केस वहां चलते रहे, लोगों को सदाएं होती रही। अब चूंकि एलीट क्लास, बर्गर क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग के लोग आ गए, जिनके लोग बड़े ओहदे पे वाबस्ता रहे हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे भी ट्रायल करेंगे, जेल जाएंगे, ये तो नामुमकिन है। मैंने डायरेक्टर का बच्चा कैसे जेल जा सकता है? गरीबों के बच्चे की ट्रायल होनी चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा कि देखिए, गरीबों के बच्चे की ट्रायल होनी चाहिए ना। कराची में रहने वाले बसने वाले एमक्यूएम के नाम पे जिन बच्चों को ट्रायल किया गया था उनको जाना चाहिए। ठीक है, कैसे हो सकता है कि अमीर के बच्चे चले जाएं? सर ठीक, अच्छा देखिए, कल आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस ने जो 9 रुकनी बेंच बनाया था उसमें 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वो बेंच छोड़ के चले गए, बेंच से उठ गए थे, और उनका कहना यह था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता वो इस बेंच को गैर आईनी ही समझेंगे। इसका मतलब निहाल हाशमी साहब के वो जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं उनको एतराज जो है वो दरखास्तों के ऊपर नहीं है, उनको बेंच के ऊपर एतराज है। अगर आप समझते हैं कि वो आज भी अभी भी इस बेंच का हिस्सा होते तो क्या फिर भी फैसला आपकी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उसके हक में आ सकता था? क्योंकि सर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तो मिलिट्री कोर्ट से मुखालफत कर चुके हैं माजी में। सुने पारस, गवर्नमेंट तो ये केस लेके गई नहीं है, गवर्नमेंट ये केस लेके नहीं गई है, ठीक है, नंबर 1। ना ही काजी फायज ईसा साहब और दूसरे सीनियर जो मेंबर थे वो गवर्नमेंट के हिस्सा है। वो वकील मैं फील करता हूँ, इट इज एन ऑनर एंड प्राउड फॉर मी कि हमारा आने वाला चीफ जस्टिस इतना आइन पसंद है। वो हमारी हुकूमत हो या किसी की हुकूमत में, वो सिर्फ बात करेंगे इंसाफ की और आइन और कानून की। और उन्होंने ठीक बात की है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, जो एक्ट है, वो वकीलों की जिम्मेदारी थी, वकीलों की नुमाइंदगी थी। वकील चाहते थे कि इस पे अमल दरामद हो, मैं फैसले की बात कर रही हूं, हुकूमत लेकर गई है, लेकिन जो आइन पसंद जज जिनको आप कह रहे हैं मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनकी तैनाती का नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही सर जारी हो चुका है, तो ये 2015 में क्या, और ये बेंच जो है उनके नुक्ता नजर से गैर आईनी बेंच है। ये बेंच गैर आईनी है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, इससे पहले उन्होंने एक 3 रुकनी बेंच ने, बल्कि 2 रुकनी ने, ये कहा था कि आप सो मोटो ना लें, उसको ओवर रूल कर दिया 6 लोगों ने आकर के या 4 या 8 लोगों ने आकर के, उसका फैसला नहीं हुआ है। अब जब पार्लियामेंट ने एक चीज फैसला कर दिया और सदर मुमलिकत ने उसे साइन कर दिया और वो गजट नोटिफिकेशन में आ गया,
तो आपने अपनी गद्दी बचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बात कर रही हूँ ना, आप आइन पसंद जज की बात कर रहे हैं। 2015 काजी फैज ईसा साहब के राय से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं। 2015 में जो फैसला था उन्होंने दिया था, वो भी आपको याद है ना, वो जो दहशतगर्दों की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फुल कोर्ट बनी थी, 6 जजेस थे और उन्होंने मुखालफत की थी मिलिट्री कोर्ट की। इत्तेफाक करता हूँ उनके उस राय से भी। मैं उनके उन फैसलों से जो उन्होंने कोयटा के हॉस्पिटल के हवाले से बात की थी, मिलिट्री कोर्ट गलत है, उन्होंने फैजाबाद के हवाले से बात या सिविल राइट्स के बारे में बात की थी, मैं उसका हिमायत। देखिए मैं सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान है, मेरा दीन है, उसके बाद मेरा आइन है, मेरी जमहूर है, उसके बाद मेरी किसी से और से वाबस्तगी है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इंसान का ज़मीर जिंदा रहना। सर ये ज़मीर जिंदा है तो फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन जो हैं मुल्जिमान, उनका ट्रायल होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये बात तो जस्टिस फैज ईसा भी कहते हैं, वो भी खिलाफ है ना। तो अदालतों का काम है वो फैसला। देखें जी, जिन लोगों ने इसे अपने बेंच तश्कील दिया है उनसे पूछे ना। अच्छा, अगर वो कहते हैं नहीं होना चाहिए बदनीयती नजर आती तो मानेंगे फैसले को? बदनीयती इसलिए नजर आती है, बदनीयती इसलिए नजर आती है कि एक साहब पीटीआई के चेयरमैन से 2 वकला हजरात मिलते हैं, फिर वो आकर के आता बंदियाल साहब से मिलते हैं, फिर वो बेंच पे आके बैठ जाते हैं। ये क्या बात, मजाक है?